खैर, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि भारत पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है और भारत अपने अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए कोई खतरनाक खेल खेलना चाहता है। एक दफ़ा का जिक्र है कि गांव में एक नौजवान रहता था, उसको सिक्के जमा करने का बहुत शौक था। सिक्के, उसके पास एक थैली होती थी और वो अपने तमाम सिक्के उस थैली में रखता था और वो डर के मारे कि कोई उसकी थैली चुरा ना ले, इस वजह से वो अपनी थैली को हर वक्त अपने पास रखता था, अपने साथ रखता था। अच्छा, एक दिन क्या हुआ कि उसकी थैली मुकम्मल तौर पर भर चुकी थी। अब वो अपनी थैली की और भी ज़्यादा, आप समझ लें कि हिफाजत करना शुरू हो गया। अब एक दिन वो एक टूटे हुए पुल के ऊपर से जा रहा था, उस पुल के नीचे से दरिया बहता था। अचानक उस बेचारे का पाँव फिसल गया और वो उसमें जा गिरा। वो बहुत मुश्किल से वहाँ से निकल आया, मगर अफसोस कि वो अपनी सिक्कों की थैली वहाँ खो बैठा। उसने उसे तलाश करने की बहुत कोशिश की मगर कामयाब ना हो सका। आखिर उसने ऐलान करवाया कि जो शख्स उसकी सिक्कों वाली थैली ढूंढ कर लाएगा वो इसको उसमें से 10 सिक्के इनाम के तौर पर देगा। आखिर एक दिन उसके पास एक किसान आया और उसके पास उसकी अशरफियों वाली थैली थी। उस किसान ने वो थैली उस नौजवान के हाथ में थमा दी। वो लड़का उस थैली को देखकर बहुत खुश हुआ, मगर जब किसान ने उसका इनाम मांगा कि आपने इनाम का ऐलान किया था तो मेरा इनाम किधर है, तो उस लड़के के दिल में लालच आ गया। उसने कहा कि तुम पहले ही इसमें से अपना इनाम चुरा चुके हो। इसमें एक अंडे की शक्ल का एक कीमती मोती था जो कि अब इसमें मौजूद नहीं है, मुझे नज़र नहीं आ रहा, वो तुमने चुरा लिया और मैं तुम्हें अदालत भी लेकर जाऊंगा और अपना हिसाब पूरा करूंगा। उस किसान ने अपनी सफाई में बहुत कुछ कहा मगर लड़का न माना। आखिरकार वो उसको अदालत में ले गया और उन दोनों ने अपना अपना मसला बयान किया। जज साहब उन दोनों की बातों को बड़े गौर से सुनते रहे और फिर फैसला सुनाने का वक्त आ गया। जज साहब ने लोगों को मुखातिब करके कहा, उन लोगों से पूछा कि क्या आपके ख्याल से जिस तरह से थैली भरी हुई है, क्या इसमें इतनी गुंजाइश है कि इसमें एक अंडे की जिसामत का मोती आ सके? मोती तो क्या, कोई और मजीद सिक्का भी आ सके? लोगों ने जवाब दिया कि नहीं। फिर जज साहब ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि चूंकि इस थैली में किसी और चीज़ के इजाफे की गुंजाइश नहीं है, इसलिए ये थैली इस नौजवान की नहीं है, क्योंकि इस नौजवान के अल्फाज के मुताबिक इसमें एक अंडे की जिसामत के बराबर कीमती मोती की जगह, इसलिए ये थैली इस नौजवान की है ही नहीं और हो ही नहीं सकती। और कानून के मुताबिक ये थैली जिस शख्स को मिली है, अब ये थैली इसी शख्स के पास रहेगी। उस लालची लड़के ने अपनी सफाई में बहुत कुछ कहा मगर उसकी किसी ने एक ना सुनी और इस तरह उसे अपने लालच की सज़ा मिल गई, यानी जो उसके पास था वो भी गया। खैर, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि भारत पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है और भारत अपने अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए कोई ख़तरनाक खेल खेलना चाहता है। जना साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। अब ये सर्जिकल स्ट्राइक के हवाले से जो बातें हो रही हैं और भारत ने पहले भी ऐसी हरकत करने की कोशिश की और आपको भी पता है कि भारत ये हरकतें कब करता है, जब भारत अपने अंदर मसाइल को हैंडल नहीं कर पा रहा होता। अभी आपके सामने उनके मसाइल जितने भी हैं, कोरोना वायरस तक कंट्रोल नहीं हो रहा नरेंद्र मोदी से, बीजेपी गवर्नमेंट से, कश्मीर का मामला आपके सामने है और तो और ये जो पंजाबियों का, ये सिखों का जो मामला है वो भी आपके सामने है कि दुनिया भर में उनका एहतजाज फैल चुके हैं, उनकी आवाज़ फैल चुकी है, लोग उनके हामी हैं, उनके हक में बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के लिए ये बहुत एक ऐसा लम्हा है कि उसको सोचना चाहिए, अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन हैरत की बात है कि अभी भी उसके दिमाग पर पाकिस्तान सवार है, अभी भी उसके असाब पर पाकिस्तान सवार है, अभी भी वो चाह रहा है कि कुछ ना कुछ पाकिस्तान में ऐसा किया जाए कि जो वोटर्स उससे नाराज हैं, मायूस हैं, वो शायद ये सोचकर खुश हो जाएं कि शायद पाकिस्तान पर अगर कुछ हमला कर दिया जाता है, कोई इस तरह की फॉल्स ऑपरेशन कर दिया जाता है, कुछ सर्जिकल स्ट्राइक कर दी जाती है, तो शायद नरेंद्र मोदी अपने वोटर्स को वापस अपनी तरफ करना चाहता है। आप इस बात से अग्री करते हैं? और साथ ही भारत के 27 फरवरी का दिन भूल गया जाना साहब, अगर ऐसी हरकत दोबारा करेगा उसको नहीं पता कि मुंह की खाना पड़ेगी पाकिस्तान से अगर वो पंगा करने की कोशिश करेगा। डॉक्टर फिजा, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान की या नरेंद्र मोदी की नर्व्स पे सवार है। पाकिस्तान एक पंचिंग बैग है जो हिंदुस्तान ने अपने लिए बना लिया है। जब भी उनके इंटरनल इश्यूज होते हैं, कश्मीर में कुछ हो तो इल्जाम पाकिस्तान पे, अगर किसान मूवमेंट हो तो उसको वो खालिस्तान मूवमेंट कहते हैं और उसका इल्जाम भी पाकिस्तान पर है। अगर वो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लाते हैं और बिहारियों और महाजरों को बेघर कर देते हैं तो उसका इल्जाम भी पाकिस्तान पे आता है। ये उनकी एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है, लेकिन अपनी नजरियाती जो सरहदें हैं और अपनी जोग्राफियाई सरहदें हैं और जो अपने डिप्लोमेटिक
या पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं, अपने नेशनल इंटरेस्ट है, उनको हमने ताकत से उनका दिफा करना है। वो दहशतगर्दी करे हमारे मुल्क में, कुलभूषण यादव को भेज के और कन्फेशन आ जाए कि वो हमारे मुल्क में सबोटाज भी कर रहे हैं, सबवर्जन भी कर रहे हैं, तो हम उस पर भी अभी तक यूनाइटेड नेशन में और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में फिर रहे हैं। फिर उन्होंने चाइनी मिशन के ऊपर, कॉन्सुलेट के ऊपर अटैक कर दिया, उन्होंने हमारी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर हमला कर दिया, उन्होंने फिर 4 साल पहले हमारे जो APS था उसके ऊपर हमला कराया और हमारे बच्चों को शहीद कर दिया। हम कब तक ये लाइंग लो देखते रहेंगे? विल कीप टेकिंग इट जब तक हिंदुस्तान को उन्हीं कॉइन्स में जवाब नहीं दिया जाएगा जो जबान वो समझता है, तो हिंदुस्तान ये कुछ करता रहेगा। अभी आप सीज फायर वायलेशन गिन रही थी, 3000 सीज फायर वायलेशन हो चुकी है। क्यों हिंदुस्तान की इतनी जरूरत है कि वो ये सब कुछ किया जाता है? क्योंकि हम अच्छे बच्चों की तरह हम अपने आप को अपने ऊपर एक मॉरल एंड डिसिप्लिन एंड पॉलिटिकल शिकंजा अपने गिर्द कसा हुआ है हमने, और हम समझते हैं हमने सिर्फ यूनाइटेड नेशन से एहतजाज करना है। हिंदुस्तान ने तो आज तक शिमला एग्रीमेंट, जो बायलैटरल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का एक मैकेनिज्म बनाया गया था, 50 बरस के बाद उसमें क्या पेशरफ्त हुई है? फिर उन्होंने लाहौर डिक्लेरेशन किया, क्या पेशरफ्त हुई है? और इस शिमला एग्रीमेंट के बाद उन्होंने सियाचिन ऑक्यूपाई कर दिया, हमारा PC ओरायन त्यारा तबाह कर दिया, सर क्रीक को उन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो जब ये म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का मैकेनिज्म वर्क ही नहीं करता, तो हम तो वो भी पॉलिटिकल रिजॉल्व शो नहीं कर रहे कि इन मुआहिदों को उठाकर नल एंड वाइड कर दें और पार्लिमानी एक्शन के जरिए इनको उठा के बाहर फेंकें जी। तो जब तक हम हिंदुस्तान को उस तरह का जवाब नहीं देंगे, उस जबान में जवाब नहीं देंगे जो वो समझता है, तो हिंदुस्तान आए दिन कभी वो पुलवामा करेगा, कभी वो पठानकोट करेगा, कभी राजौरी करेगा, कभी वो मुंबई होटल का इंसिडेंट करेगा, और तमाम तर इल्जामात वो पाकिस्तान पे लगाता रहेगा। अगर हम सुनते रहेंगे तो हर दूसरे दिन ये कार्रवाई करेगा, और अगर हम 27 फरवरी जैसा एक जवाब दे देंगे टिका के, तो वो इन हरकतों से बाज आ जाएगा। ठीक है जी, काफ़ी डिटेल में आपने बड़ी अहम बातें की। अच्छा जी, शाहिद अमीन साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। जनरल साहब को आपने सुना। शाहिद अमीन साहब, सिफारती सतह पे पाकिस्तान को आप कहाँ देखते हैं, और मजीद क्या इक़दाम करने चाहिए? कोई फ्लॉज है हमारे जिन्हें हमें फिक्स करना है? आपके मुताबिक क्या किया जाना चाहिए कि ईंट का जवाब वाकई पत्थर से दिया जाए? अब तो मेरे ख्याल से वक्त है, अब तो देना ज़रूरी है। ईंट का जवाब पत्थर से देने का एक नतीजा ये निकल सकता है कि फौजी तसादुम हो जाएगा जी, और फिर उसके जो नताइज हैं वो दोनों मुल्कों के लिए इंतहाई खतरनाक होंगे, बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल होंगे। और शायद साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, भारत तो चाहता ही है कि तसादुम हो जाए, किसी तरह जंग की तरफ बात चली जाए। और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि तसादुम ना हो, क्योंकि दोनों मुल्क न्यूक्लियर ताकतें हैं। तसादुम जो है वो दोनों के लिए बर्बादी का नतीजा होगा। शायद साहब मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ, लेकिन हमारी जो अमन की ख्वाहिश है, जो अमन की बात की जाती है हमारे यहाँ से, उसको वो बहुत ज्यादा हल्का ले रहे हैं। उनको लगता है शायद हमारी कोई कमजोरी है, हमारी कोई वीकनेस है। दरमियान का कोई फिर रास्ता हम कौन सा इख्तियार कर सकते हैं? नहीं, देखिए, हमें यकीनन अपनी पॉलिसी को जहाँ तक एक्टिवेट कर सकते हैं करना चाहिए। वो तो इल्जाम लगाते हैं कि हिंदुस्तान में जो कश्मीर में वाक़यात हो रहे हैं उसके पीछे पाकिस्तान है। वो कहते हैं जो आजकल किसानों का वहां पे हो रहा है उसके पीछे पाकिस्तान है। तो उनका एक अपना वर्जन है, और ये तो नहीं हम कह सकते कि हमने कभी कुछ नहीं किया है। बहुत सारी वहां पे वाकयात हुए हैं, लेकिन सवाल ये है कि देखिए, यकीनन ये बात सही है कि उनकी तरफ से जब एक्शन होता है तो हमारी तरफ से रिएक्शन होना चाहिए, लेकिन ये चीज सोच समझ के करनी पड़ेगी कि इससे मामला इतना ना बिगड़ जाए। हमारा बेहतर कोर्स यही है कि हम डिप्लोमेटिकली इस मामले को एक्टिवेट करते रहे, मीडिया के जरिए से एक्टिवेट करते रहें। कि इस वक्त अमेरिका और इंडिया के जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, जिसको माइक पोम्पियो कहते हैं कि हमारे जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं वो कोइंसाइड कर रहे हैं, शेयर वैल्यूज एंड शेयर्ड कॉमन जो इंटरेस्ट हैं, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, उनकी वजह से हम ये मुआहदे कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी कार्रवाई हिंदुस्तान के खिलाफ होने जा रही। ठीक है जी, आपकी तरफ आना चाहूँगी शाहिद अमीन साहब। आपने जनरल साहब को भी सुना, आप कुछ ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। और अच्छा, मेरा सवाल भी जरा सुन लीजिए कि भारत ने इस साल 2999 बार सीज फायर की खिलाफ वर्जी की है, 2999, जिसमें 27 अफराद शहीद हुए हैं और 92 खवातीन, 68 बच्चे, और यानी कुल तादाद अगर मैं बताऊँ तो 249 अफराद इसमें जख्मी और 249
जिनमें से 92 खवातीन हैं, 68 बच्चे हैं। अब ऐसे में 2003 का जो सीज फायर मुआहदा है, आपके मुताबिक शाहिद साहब कहाँ स्टैंड करता है? कि दुनिया में हर मुल्क अपनी कौमी मफाद के मुताबिक पॉलिसी बनाता है, क्योंकि इंडिया जो है एक बड़ा मुल्क है, बड़ी मार्केट है। ज्यादातर ममालिक का रवैया ये है कि अगर हम कश्मीर पे हिंदुस्तान की मजम्मत, उस मुल्क के हिंदुस्तान के साथ बायलैटरल ताल्लुकात खराब हो जाएंगे, ये चीज माने आती है। तो इसलिए हमें इस सिलसिले में पूरी कोशिश करनी चाहिए और उम्मीद करनी चाहिए कि जो दोनों मुल्कों में न्यूक्लियर भी एक ताकत है, उसके एक जंग का एक खतरा भी मौजूद है। अगर इंडिया को सर्जिकल स्ट्राइक करता है तो मामला बिगड़ सकता है। तो इस तरीके से इंटरनेशनल कम्युनिटी की तवज्जो को किसी तरीके से कश्मीर के बारे में और हिंदुस्तान का जो रवैया है उसके बारे में लाया जाए, ये कोशिश जारी रहनी चाहिए। ठीक है, उतनी कामयाबी नहीं हो रही जितनी हमारी ख्वाहिश है।